तो आज हम आपको स्टडी विद रमन सर चैनल पे आपको हम आज हिंदी की क्लास पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका हमारा टॉपिक है वर्णमाला, जो कि सारे लोगों को पता होता है कि भाषा की अगर परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए, जैसे हम सारे लोग आपस में बात करते हैं तो हमारी एक भाषा है, हम एक दूसरे को समझ लेते हैं। ऐसे किसी जानवर की आवाज़ समझने में तो हम ये कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी, हमारे यहाँ जो भी भाषाएं बोली जाती हैं, जितनी भी बोली जाती हैं, उनकी अगर सबसे छोटी इकाई की बात करें कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप लिख लीजिएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई, तो इसका आंसर के नाम पे अगर बोला जाएगा तो ध्वनि। जैसे हम ध्वनि है जो भी बोलते हैं, एक दूसरे के साथ बोलते हैं तो हमारे मुंह से जो ध्वनि निकलती है हम दूसरे को समझ जाते हैं, ये हमारी भाषा हो जाती है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि हो जाती है। अब वर्ण की, हम वर्णमाला की जब बात करते हैं, वर्णमाला क्या है, तो वर्ण जैसे हमारे यहाँ छोटा आ से लेकर जो वर्णमाला लिखते हैं और ज्ञ तक लिखते हैं जाके, वर्ण है ये। तो ये भाषिक हैं, कुछ तरीके हैं, जैसे हमने इसे ऐसे बना देते हैं तो हम आ मान लेते हैं। तो उसी तरीके से जो हमारे यहाँ वर्ण है, वर्ण का व्यवस्थित क्रम, वर्ण का व्यवस्थित क्रम है, वो क्या है? वर्णमाला। वर्ण का व्यवस्थित क्रम हमारा वर्णमाला कहलाता है। वर्णमाला को हम देख सकते हैं, वर्णमाला में क्या क्या होते हैं। तो वर्णमाला में हमारे यहाँ दो चीज़ें होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन होते हैं। अब स्वर की कॉन्सेप्ट क्या होती है, जिन्हें बोलने पर हमें स्वतंत्र होते हैं। स्वर कितने होते हैं? जैसे हमारे यहाँ 11 और 41, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41। अब हम आपको अगले स्वर की कॉन्सेप्ट बताते हैं। स्वर कितने प्रकार के हो सकते हैं? तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब इनका वर्गीकरण अगर हम करेंगे तो कैसे करेंगे? ह्रस्व स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने पर हमें सबसे कम समय लगता हो। दीर्घ स्वर का मतलब इनसे ज़्यादा इसमें समय लगता हो। प्लुत स्वर वो स्वर होते हैं जिन्हें बोलने में हमें सबसे ज़्यादा समय लगता हो। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये हमारे क्या हैं? ह्रस्व स्वर की कॉन्सेप्ट में आते हैं। इसके बाद बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और औ, ये हमारे दीर्घ स्वर हो गए। इन्हें बोलने में इनसे ज़्यादा समय लगता है। प्लुत स्वर की कॉन्सेप्ट ये होती है कि जिन्हें बोलने में सबसे ज़्यादा समय लगता हो, जैसे हे, राम, हे, अरे भी लिख सकते हैं। तो ये हमारे प्लुत स्वर हो जाएंगे। तो एक बार फिर मैं रिपीट किए दे रहा हूँ कि भाषा की सबसे छोटी इकाई का अगर क्वेश्चन आता है तो हम कह सकते हैं ध्वनि कह सकते हैं। वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो है, छोटा आ के बाद बड़ा आ, बड़ा आ के बाद छोटी ई, तो उनका जो व्यवस्थित क्रम होगा वो वर्णमाला कहलाएगा। और वर्णमाला में दो चीज़ें होती हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर की संख्या 11 है और व्यंजन की संख्या 41 है। अगर टोटल की बात आती है तो वर्णमाला में 52 वर्ण होते हैं। कुछ किताबें अभी आज की डेट में 49 लिखती हैं, लेकिन एनसीईआरटी आज भी 52 बताती है कि एनसीईआरटी में 52 स्वर होते हैं, वर्णमाला में वर्ण होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि स्वरों का वर्गीकरण कैसे करेंगे। अब स्वरों का वर्गीकरण स्वरों का वर्गीकरण हम 3 तरीके से कर सकते हैं, 1, 2 और 3। अब वर्गीकरण 3 आधार पे कैसे कर सकते हैं? जैसे हमारे मुख से बहुत सारे स्वर ऐसे बोले जाते हैं जिन्हें हमें पता नहीं होता कि कौन सा स्वर कहाँ से बोला जा रहा है। जीभ के आगे वाले हिस्से से बोला जा रहा है, या जीभ के बीच वाले हिस्से से बोला जा रहा है, या जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोला जा रहा है। या किन स्वरों को ऐसे कह सकते हैं, किसी स्वर को बोलने में हमारा मुंह ज़्यादा खुलता है या उससे ज़्यादा खुलता है, या किस में कम खुलता है या किस में सबसे ज़्यादा खुलता है, या
ऐसे स्वर होते हैं जिन्हें बोलने पर हमारे मुंह की आकृति वृत्ताकार हो जाती है, किसी स्वर को बोलने पर हमारी आकृति अवृत्ताकार हो जाती है। इनको लेके हम उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है स्वरों का वर्गीकरण। और स्वरों का वर्गीकरण की जब बात करेंगे तो उच्चारण की दृष्टि से जब बात करेंगे तो सबसे पहला उच्चारण की दृष्टि से पहला आ जाएगा कि हम उच्चारण किसी स्वर का कहाँ से करते हैं। और दूसरा अगर वर्गीकरण आएगा कि मुंह खोलने के आधार पे, मुंह खोलने के आधार पर। तीसरा आ जाएगा मुंह की आकृति के आधार पे या आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर। तो अब इनको 3 तरीके से जैसे हम बना लें, इसको सबसे अच्छा तरीका है कि एक डायग्राम ऐसे बना लीजिएगा, 1 2 3 और 4, और एक लाइन ऐसे बना लीजिएगा और एक ऐसे बना लीजिएगा कुल मिला के। अब मैं आपको इस डायग्राम से सारी चीज़ें बता दूंगा धीरे से, एक ही डायग्राम में सारी चीज़ें आपको पता लग जाएंगी। तो अब इसकी बात करेंगे अग्र स्वर की, और यहाँ पर हमने लिख लिया अग्र स्वर। अब अग्र का मतलब जीभ के आगे वाले हिस्से से जो स्वर बोले जाते हों वो अग्र स्वर। ये मध्य स्वर, ये हो जाएगा मध्य स्वर, और ये पश्च स्वर। अब आपको ये बस देखना है कि ये जैसे हमने एक जीभ बना दी, ये जीभ ऐसी होती है हमारे यहाँ। तो अग्र हिस्सा ये होता है जीभ का, तो यहाँ से उच्चारण करते हैं तो अग्र, यहाँ से कोई उच्चारण होता है तो मध्य, और इस हिस्से से कोई उच्चारण होता है तो पश्च स्वर कहते हैं। याद रहेंगे सारी चीज़ें, बहुत सरल जीभ में बता रहा हूँ। अब जैसे अग्र स्वर की बात करें कि जीभ के ऐसे कौन से वर्ण हैं जिन्हें हम बोलते हैं तो जीभ का आगे वाला हमारा हिस्सा उठता हो, तो उसको लेके हम कह सकते हैं कि बड़ी ई अग्र स्वर, छोटी ई बड़ी ई और छोटी ई, और उसके बाद ए और ऐ, छोटा ए और ऐ, ये अग्र स्वर। अगर इन्हें जब भी हम इन स्वरों को बोलते हैं तो हमारी जीभ का आगे वाला हिस्सा उठता है। क्लियर हो जाएगा। अब मध्य स्वर की जब बात करते हैं तो हमारा केवल एक और केवल एक छोटा आ एक ऐसा है स्वर जो हमारा केंद्रीय स्वर भी इसे कह सकते हैं। इसको कभी कभी पूछ लिया जाता है कि केंद्रीय स्वर कौन सा होता है, तो छोटा आ केंद्रीय स्वर भी होता है। अब इसके बाद बचते हैं छोटी के बाद पश्च स्वर, जो पीछे वाले हिस्से से बोले जाते हों तो बड़ा ऊ कह सकते हो, तो ये जीभ के पीछे वाले हिस्से से बोला जाता है। इसके बाद छोटे ई के सामने जस्ट सामने हम छोटा ऊ लिख देते हैं तो ये भी पश्च स्वर से बोला जाता हो, और ए के सामने हम ओ और लिख देंगे। इसके बाद कौन कौन से स्वर बचते हैं आपके पास? बड़ा आ बचता है और अ बचता है। तो ये अग्र स्वर हो गए और ये पश्च स्वर आपके सामने हो गए। अब इनके याद करने का तरीका आपको सबसे अच्छा बता दूं कि जीभ एक ऐसी होती है जिसमें अग्र स्वर बड़ी ई, छोटी ई, ए और आए, इसके बाद बड़ा ऊ, छोटा ऊ और ओ आ और बड़ा आ और औ। अब अगर मुंह खोलने के आधार पे हम वर्गीकरण करें और इसी चित्र से ही हमें सारी चीज़ें अगर याद करने को कहा जाए, बहुत सरल विधि में फिर बता रहा हूं कि इसी चित्र से आप सारी चीज़ें याद कर सकते हो। अब जैसे याद करने का तरीका, अब मुंह खोलने के आधार पे क्या होता है? सबसे पहले संवृत होता है, एक संवृत होता है, एक शब्द होता है कि संवृत का मतलब ये होता है कि जिसे बोलने पर हमारा मुंह सबसे कम खुलता हो। जैसे बहुत सारे स्वर हम बोलते हैं, जैसे बड़ी ई बोलिएगा सबसे कम मुंह खुलेगा, बड़ा ऊ बोलिएगा तो सबसे कम मुंह खुलता है, तो संवृत। अब इसके बाद अर्ध संवृत की जब हम बात करते हैं, अर्ध संवृत की जब बात करते हैं तो इससे ज़्यादा इसे बोलने पर हमारा मुंह खुलता है, तो इसे अर्ध संवृत कहते हैं। इसके बाद अर्ध विवृत की बात जब करते हैं, अर्ध विवृत की बात करते हैं तो इससे ज़्यादा इसमें सबसे कम, इससे इसमें ज़्यादा, अब इससे ज़्यादा इसमें खुलता है। अब इसके बाद बचता है सबसे लास्ट में विवृत।
विव्रत जब हम पढ़ते हैं तो इन्हें बोलने में हमारा मुंह सबसे ज़्यादा खुलता है। अगर एक परीक्षा के दृष्टिकोण से अगर सोचा जाए तो समृत का मतलब सबसे कम मुंह खुलता है, विव्रत का मतलब सबसे ज़्यादा मुंह खुलता है। तो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि समृत कौन से, अर्ध समृत कौन से, अर्ध विव्रत कौन से हैं। तो इन चारों सीक्वेंस को ऐसे सीक्वेंस में हमने पढ़ाया है कि इसमें सबसे कम, इसमें इससे ज़्यादा, इसमें इससे ज़्यादा और इसमें इससे ज़्यादा मुंह खुलता है। तो इसी सीक्वेंस को केवल आप यहाँ लिख दीजिएगा, आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। जैसे समृत यहाँ लिख दीजिएगा, हो गया। इसके बाद हमने लिख दिया अर्ध विव्रत, इसके बाद अर्ध समृत, यहाँ पे लिख दिया अर्ध समृत, अर्ध विव्रत, अब यहां पे लिख दीजिएगा विव्रत बस। अब आपको इसी डायग्राम से आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। अब वैसे ज़्यादा याद करने की जरूरत थी, वैसे आपको एक एक याद करना पड़ता कि समृत कौन से होते हैं, विव्रत कौन से होते हैं। केवल आपको एक, इस डायग्राम को हमने बनाया, इस डायग्राम को हमें दो चीज़ें मिल गई कि उच्चारण की दृष्टि और मुंह खोलने के आधार पे। और आपको याद करने का भी सबसे आसान तरीका रहेगा कि अग्रस्वर ऐसे बना लिया कि बड़ी ई, और समृत की दृष्टिकोण से आप ऐसे याद कर लीजिएगा, और विव्रत की दृष्टिकोण से अगर जीभ के मुंह खोलने के आधार के, जीभ के आधार पे ऐसे याद कर ली। केवल एक डायग्राम आपको बनाना है। सबसे सरल तरीका है कि अग्रस्वर बड़ी ई, छोटी ई, ए और अय होते हैं। इसके बाद पश्च स्वर ये होते हैं, और छोटा अ होता है हमेशा केंद्रीय स्वर। अब छोटा केंद्रीय स्वर का मतलब ये होता है कि अब इन लोगों का वर्गीकरण और फिर बता कि अगर बड़ी ई को बोलेंगे तो हमारी जीभ का आगे का हिस्सा उठेगा, छोटी ई बोलेंगे तो भी आगे का उठेगा, ए बोलेंगे, ए बोलेंगे तो भी आगे का उठेगा। इसके बाद अगर हम बड़ा ऊ, छोटा ऊ, ओ और आ और अ बोलते हैं तो हमारे जीभ का पीछे का हिस्सा उठता है, और आ को बोलने पर हमारे जीभ का बीच का हिस्सा उठता है। अब ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा सेंटीमीटर में उठता हो, बहुत कम उठता है, लेकिन हमें एहसास नहीं होता, लेकिन उठता है। तो ये हमारी स्वरों का वर्गीकरण रह गया। अब अगर बात करते हैं आकृति के आधार पे, मुंह के आकृति हमारी कैसी बन जाती है, तो उसको हम बता देते हैं। मुंह की आकृति कैसी होती है, तो मुंह की आकृति को हम यही बनाए देते हैं। अब मुंह की आकृति, जैसे मैं एक आपको चित्र बना के दिखाता हूँ, जब आपको मुंह का एक चित्र बना के दिखाता हूँ आपको समझ में आ जाएगा कि मुंह हमारा कैसी आकृति बनता है। जैसे हम दो चेहरे बना रहे हैं आपके सामने, एक हम ये चेहरा बना रहे हैं, एक चेहरा हम ये बना रहे हैं। आप दोनों को बता सकते हैं इसमें कैसा किसका चेहरा है। अगर ऐसा पूछा जाए तो आपको ये पता हो जाएगा ये व्यक्ति उदास है और ये व्यक्ति खुश है। ये व्यक्ति कैसा है, खुश है। तो इसे स्माइलिंग फेस भी कह सकते हैं कि स्माइल फेस है। तो ये हम कैसे पता, तो ये मुंह की आकृति के आधार पे कह सकते हैं। तो मुंह की आकृति दो तरीके से होती है, वृत्ताकार और अवृत्ताकार। एक होती है वृत्ताकार और दूसरी होती है अवृत्ताकार। अब वृत्ताकार का मतलब जो वृत्त ऐसी हो जाए, और अवृत्ताकार का मतलब आदि रहे, ऐसी तो कॉन्सेप्ट है। ये अवृत्ताकार है और ये वृत्ताकार है। अब इसके मतलब ये हुआ कि जो स्वर हम बोलते हैं, जिन स्वरों को बोलने पे हमारे ओंठ ऐसे लग जाए कि मुंह को दोनों को एक दूसरे को गोल बना दें, तो वृत्ताकार हो जाएगी। और जिसमें ओंठ पूरे ना लगे अवृत्ताकार, तो उसे अवृत्ताकार कहते हैं। अब इसमें स्वर कौन कौन से आते हैं, इसको लेके कभी कभी पूछ लिया जाता है। अवृत्ताकार में आप लिख लीजिएगा छोटा आ से लेकर ए तक, आ से लेकर ए तक। तो आ से लेकर ए तक हमने लिख दिया छोटा आ, बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ। तो ये कितने हो गए आपको, 1 2 3 4 5 6। तो ये कितने होते हैं, 6 टोटल होते हैं 6। अब इसके बाद बचे हुए जितने हैं वो सारे वृत्ताकार में कर दीजिएगा। बचे हुए कौन कौन से बचते हैं, इसके बाद बड़ा ऊ, छोटा ऊ बचेगा, बड़ा ऊ बचेगा, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, और आ। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो कुल मिला के इनकी संख्या 5 होती है। और आ से लेकर के अवृत्ताकार के 6 होते हैं और वृत्ताकार 6 होते हैं। तो स्वरों का वर्गीकरण मैंने आज आपको बताया
कि स्वरों की वर्गीकरण अगर करते हैं तो जीभ के आधार पे, मुंह खोलने के आधार पे और आकृति के आधार पे 3 तरीके से करते हैं। अग्र, मध्य, पश्च हो जाते हैं, समव्रत, अर्ध समव्रत, अर्धविव्रत और विव्रत हो जाते हैं, वृत्ताकार और वृत्ताकार हो जाते हैं। तो ये स्वरों का वर्गीकरण है। हमारी अगली क्लास में आपको हम व्यंजनों का वर्गीकरण पढ़ाएंगे।